हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे। तो कल हमने पढ़ा था साल्ट। साल्ट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन साल्ट पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन साल्ट, तो कोऑर्डिनेशन साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कह सकते हैं। इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो कोऑर्डिनेशन जो साल्ट होता है, कोऑर्डिनेशन साल्ट हम उससे साल्ट को कहते हैं जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वह 2 टाइप्स के आयन में डीएसोसिएट होता है। एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक काउंटर आयन में। यानी इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होती है, बिग ब्रैकेट होता है, उस बिग ब्रैकेट में मेटल होता है और उसके अंदर लिगेंड होता है। और यहां पे अगर हम बात करें, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास पॉजिटिव है तो काउंटर आयन नेगेटिव जुड़ेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर हमारे पास नेगेटिव है तो काउंटर आयन हमारे पास पॉजिटिव जुड़ेगा। तो इस प्रकार से यहां प्लस एक्स या प्लस माइनस वाई जुड़ सकता है। ये काउंटर एनायन है, ये काउंटर कैटायन। काउंटर आयन भी कैसे, या सिंपल आयन भी कह सकते हैं, या इसको आयोनाइजेशन आयन भी कह सकते हैं। तो इसी के आधार पे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास FeCN6, तो साइनाइड एक माइनस शो करता है, यानी 1 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर देता है। तो 6 माइनस, यहाँ पे फेरस है तो +2, तो 6 में से 2 गए तो -4। इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ना होता है, तो K+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नेगेटिव 4 इसके 4 से इंटू हो जाएगा। इसका +1 क्रॉस गुणा कर सकते हो, या आप इसको 1 को छोड़ सकते हो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास K4FeCN6 हो गया, यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ऐसे ही हम बना सकते हैं दूसरा, जैसे मान लो कोबाल्ट NH3 का 6 तो Cl3, यानी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एमीन यहाँ पे न्यूट्रल होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन 0, तो +3 यहाँ चार्ज आ गया। +3 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Cl-1। तो यहाँ पे अपने पास ये क्रॉस गुणा करते हैं 1 से इसको इंटू और 3 से इनको, तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है Cl3, यानी हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये इसका नाम है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन साल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसकी अगर हम बात करें, अगर इसको वाटर में डीएसोसिएट करते हैं, वाटर में इसको डालते हैं तो ये अपने आयन शो करता है। जैसे 2 टाइप्स का आयन देगा। ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास पॉजिटिव आएगा। कोबाल्ट अपना इंडिविजुअल आयन शो नहीं करता है, एमीन भी अपना इंडिविजुअल आयन शो नहीं करता है। इसलिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +3 और प्लस में 3Cl-। इस प्रकार से टोटल कितने आयन्स आए हमारे पास? 4 आयन आए। 3 तो Cl- का और 1 क्या आ गया +3 का कोऑर्डिनेशन स्फीयर, टोटल 4 आयन आए। तो इस प्रकार से हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन का डीएसोसिएट होता है आयन में। तो जैसे यहाँ की क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे मान लो ये आप कंपाउंड है, अब इसकी रिएक्ट अगर मैं Ag नाइट्रेट से कराता हूं तो कितने मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा? तो Ag नाइट्रेट का मोल क्वांटिटी में लेके मैं इससे रिएक्ट कराता हूं तो कितने
क्वांटिटी के अंदर AgCl बनेगा। तो कब बनेगा? क्योंकि Ag नाइट्रेट किससे रिएक्ट करेगा? AgCl माइनस, तो जितने आयन Cl के वाटर में होंगे उतना ही Ag नाइट्रेट के मोल रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे इस कंपाउंड से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो रियल में क्या होता है? 3 मोल Ag नाइट्रेट रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? 3 AgCl का व्हाइट पेसिपेट बनेगा, पेसिपेट बनेगा। तो 3 मोल Ag नाइट्रेट की रिक्वायर होगी हमारे को हेक्सा एमिनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड से रिएक्ट कराने के लिए। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कितने आयन होते हैं। इसी के आधार पे हम सॉल्यूशन के बेस पे भी इसके क्वेश्चन को रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारे को मालूम है कि सोल्यूट के जो नंबर होते हैं वो हम कह सकते हैं अणुसंख्यक गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुण धराव अवयव कणों के संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करते हैं कितने नंबर में होता है। तो जितने अवयव टूटते हैं उतने ही हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और हमारे पास जैसे लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया, या ए नॉर्मल सम मोलिकुलर वेट की बात करें तो वो भी हम इस पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से टर्म्स की स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, इसमें मेटल होता है जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिगेंड होता है जो मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है। कितनी मात्रा में लिगेंड की संख्या है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। मेटल और लिगेंड की चार्ज का हम एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, या कोऑर्डिनेशन स्पेयर न्यूट्रल होगा। यदि कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपके पास पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे काउंटर आयन नेगेटिव ऐड होगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव आता है तो काउंटर आयन यहाँ पे पॉजिटिव ऐड होगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे अगर न्यूट्रल आता है तो न तो आपके पास पॉजिटिव और न नेगेटिव ऐड होता है। ये स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें हम इसके टर्म्स की बात करते हैं। तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है सम important terms of coordination compound. Some important terms of coordination compound. तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास आता है काउंटर आयंस। इनको सिंपल आयन भी कह सकते हैं या इसको आयोनाइजेशन आयन भी कह सकते हैं, या स्फीयर कह सकते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर भी कह सकते हैं इसको। फिर हमारे पास आता है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट को पूरे को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसको एंटिटी यानी समन्वय सत्ता भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। फिर आता है सेंट्रल मेटल। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल होता है उसको कहते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल अपनी ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करती है, कितना चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिप्रेजेंट करती है वो ऑक्सीडेशन। अब सेंट्रल मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये लोन पेयर लिगेंड से लेती है। तो सेंट्रल मेटल का वेव हो गया, सेंट्रल मेटल वेव लाइक ए लुईस एसिड।
सेंट्रल मेटल का जो वेव हो गया एक लुईस एसिड के समान हो गया कि लोन पेयर ये गेन करती है। फिर हम बात करेंगे लिगेंड। ऐसे आयंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, ऐसे आयंस कह सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स एटम जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। अब ये लिगेंड चार्ज के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, आगे हम टॉपिक लेंगे लिगेंड। तो लिगेंड हमारे पास लोन पेयर डोनेट करने वाले की तरह व्यवहार करता है। लोन पेयर डोनेट करने के कारण इसको कहते हैं लाइक। इसका वर्क कैसा हो गया? लाइक ए लुईस बेस, ये लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। तो हम बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सम इंपोर्टेंट टर्म्स कौन सी होती हैं, जैसे काउंटर आयंस, सिंपल आयंस भी कह सकते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर भी कह सकते हैं। बिग ब्रैकेट के बाहर या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव का काउंटर आयन जुड़ेगा। यदि अगर मान लो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं काउंटर आयन क्या जुड़ेगा? पॉजिटिव। और अगर न्यूट्रल स्फीयर होता तो न तो कैटायन और नया आयन इसमें ऐड होता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बिग ब्रैकेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है? मेटल लिगेंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अब मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड फाइंड होगा, इसकी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, जैसे वीवीटी थ्योरी पढ़ेंगे, वार्नर प्रिंसिपल भी आएगा इसके अंदर, सीएफटी थ्योरी पढ़ेंगे। आगे जाके हमारे पास जैसे हम बता सकते हैं एलएफटी थ्योरी भी होती है इसके लिए, और इसके लिए हम बता सकते हैं जॉन टेलर इफेक्ट भी होता है, उनकी हम स्टडी कर सकते हैं और भी डिटेल में जाते हैं। तो इसमें तो हमारे पास देखो कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी होता है, प्लस माइनस और न्यूट्रल हो सकता है। फिर आता है इसके अंदर सेंट्रल मेटल जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, फिर ये क्या करता है? लिगेंड से लोन पेयर लेता है, इससे इसका वेव क्या हो गया? एक लुईस एसिड की तरह वेव करता है। लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है। ऐसे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स आयन जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उसका वेव लाइक ए लुईस बेस की तरह। अब ये इंपोर्टेंट टर्म्स होते हैं। एक इंपोर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आता है पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन तो हमारे पास पॉलीहेड्रॉन क्या हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास है, उसके आधार पे इसकी ज्योमेट्री बनती है। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया तो लीनियर शेप बन गई, 3 हो गया ट्रायंगुलर, 4 हो गया टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो गया, sp3d में आपके पास ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो गया, sp आपके पास अगर 6 आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल हो गया। इस प्रकार पॉलीहेड्रॉन इसकी शेप्स भी बनती है। पॉलीहेड्रॉन के बाद में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास है, इसके आधार पर इसकी ज्योमेट्री और शेप के डिटरमिनेशन कर सकते हैं, जिसको हम पॉलीहेड्रॉन भी कहते हैं। आगे हमारे पास इसमें इसके टाइप्स, लिगेंड कितने टाइप, सेम टाइप्स के होता तो यार होमोलैप्टिक्स कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, और डिफरेंट होता है तो हेटेरोलैप्टिक्स कॉम्प्लेक्स भी। ये टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो हमारे पास अगला टॉपिक होगा काउंटर्स आयंस या सिंपल आयोनाइजेशन स्फीयर, इनकी बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है काउंटर आयंस। तो काउंटर आयंस क्या होते हैं? सिंपल आयंस होते हैं जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव काउंटर आयन जुड़ता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव काउंटर आयन जुड़ता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें पहले टॉपिक के अंदर काउंटर आयन क्या होते हैं इनकी बात करते हैं। जैसे FeCN6 है, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। तो यहाँ पे तो साइनाइड -1 शो करता है तो 6 माइनस हो गए, और फेरस +2 में तो टोटल चार्ज का एडिशन करते हैं तो -4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आता है। अब 4 को कौन सा कैटायन कौन सा सिंपल आयन से न्यूट्रल करेगा? तो यहाँ पे नेगेटिव को न्यूट्रल करेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे अपने पास काउंटर आयन क्या जुड़ेगा? पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव जोड़ता हूं, जैसे मैंने सोडियम जोड़ दिया, सोडियम +1 है
और ये -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मालूम है 1 से गुना इसको करेंगे 4 से इसको, तो ये फॉर्मूला बन गया सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, तो ये बन गया। अगर हमारे पास काउंट इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर मान लो पॉजिटिव है, जैसे मान लो हम बात करते हैं कोबाल्ट H2 एक्वा वाटर मॉलिक्यूल से ले लेता हूं मैं 6, तो यहाँ पे न्यूट्रल है, कोबाल्ट +3 शो करता है तो +3। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे को नेगेटिव डालना पड़ेगा। जैसे मैं सल्फेट से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो सल्फेट पे कितना चार्ज है -2 और इस पे 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 से 2 कर देंगे, बिग ब्रैकेट के बाहर 2 लगा देंगे और इसके बाहर क्या लगा देंगे 3, ये तो ये हो गया हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो इस प्रकार से हम सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन की स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा इसमें, जैसे सेंट्रल मेटल क्या है, लिगेंड का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन के हम टाइप्स पढ़ेंगे और इसमें कैटायन और एनायन का क्या रोल होता है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड की बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।